नमस्कार दोस्तों। आज यानी 14 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे जो न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है वो मनी बिल से रिलेटेड है। तो पहले इसका कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल नंबर 110 एक में यह लिखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें मनी बिल के अंदर में आती है। जब कोई नया टैक्स इंपोज किया गया हो या फिर एबोलिश यानी उसे खत्म किया गया हो, रिमीज कर गया हो, कुछ चेंज किया गया हो टैक्स में, तो ये सब चीज़ें आती है मनी बिल के अंडर में। या फिर हमें कोई बोरोइंग यानी गवर्नमेंट जो उधारी लेती है बाकियों से, तो उसको भी किसी तरह से रेगुलेट किया जाए या फिर कुछ गारंटी देती है गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग, वो भी मनी बिल के अंडर में आता है। और जैसे कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तीन फंड होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो नॉर्मल हमारा सब कुछ जमा होता है, यानी टैक्स से रिलेटेड जो पैसा सब कुछ जमा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें देखिए इमरजेंसी के लिए जो पैसा होता है वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में होता है। तीसरा इसमें दिया नहीं है, लेकिन तीसरा क्योंकि मनी बिल के अंदर वो आता नहीं है। तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट वाला। उसमें देखिए पब्लिक अकाउंट में वो पैसा जाता है जो, या आपको याद है पीपीएफ की स्कीम होती है, पीपीएफ की स्कीम, सेविंग अकाउंट की जो स्कीम्स होती हैं, या फिर ये सब पैसा जाता है पब्लिक अकाउंट में, वो मनी बिल के अंदर में नहीं आता। इनसे जो भी पैसा निकलवाना हो, जैसे कि बजट भी मान लीजिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, जिस प्रकार से बजट पेश करती है सरकार, बजट पेश करके निकलवाती है ना पैसा, मतलब हमें इतने पैसे की जरूरत है, वो भी इस मनी बिल के अंदर में आता है। तो ये सब चीज़ें आती है मनी बिल के अंदर में। कैसे मनी बिल अलग होता है बाकी ऑर्डिनरी बिल से? देखिए, मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। आपने कभी देखा है बजट राज्यसभा में आया हो? नहीं, बजट हमेशा लोकसभा में आता है क्योंकि ये मनी बिल होता है। और बाद में राज्यसभा को इस भेजना पड़ता है, यानी बजट जो है जाता है राज्यसभा में, लेकिन एक कंडीशन है कि किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती राज्यसभा। उसमें सजेस्ट कर सकती है लेकिन बदलाव नहीं कर सकती। 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा को मनी बिल को पास करना पड़ता है। अगर 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा मनी बिल को पास ना करे तो वो अपने आप में पास माना जाएगा। 14 दिनों में पास करना तो कर दो भाई, नहीं तो अपने आप पास हो गया समझ लो। और अब देखिए, ये स्पीकर ही ये डिसीजन लेता है हर तरह का कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। और मनी बिल को पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की एसेंट होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम से रिलेटेड। जितना हमने अभी तक डिस्कस किया, आप दोबारा वीडियो पीछे करके सुनोगे तो इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन प्रीलिम के बन जाएंगे, और हर साल पूछे जाते हैं मनी बिल वगैरह की चीज़ों पर। और ये देखिए, और जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेंस की अगर बात करें तो कि क्यों पेश किया जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मनी बिल ऐसा क्यों है कि सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि देखिए लोकसभा है वो जनता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकसभा में। अब राज्यसभा में जो चुने हुए तो प्रतिनिधि है नहीं, वो तो देखिए आप इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो इसीलिए रोल जो है, यानी जनता अपने पैसे का खुद इस्तेमाल करे, इसलिए सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप सोच के देखिए, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के पास में मेजॉरिटी है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। अगर देखिए मनी बिल राज्यसभा अगर राज्यसभा को कुछ पावर होती कि मनी बिल को रोक सकते, तो आप सोच के देखिए, तो डेडलॉक हो जाता। फिर तो सरकार पैसा खर्च ही नहीं कर सकती इस हिसाब से, तो फिर मतलब ही क्या रह गया? अगर जब सरकार अपने हिसाब से पैसा ही नहीं खर्च कर पाई तो किस हिसाब से, मतलब ही नहीं है कुछ। इसलिए मनी बिल की जिम्मेदारी है वो सिर्फ लोकसभा को है। और राज्यसभा की जिम्मेदारी, राज्यसभा एक काइंड ऑफ ऐसा हाउस है जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। फेडरल हाउस है जो स्टेट से जुड़े मुद्दे उठाता है, जिस प्रकार से जीएसटी या फिर और भी बहुत सारे स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जयराम रमेश से है, कई इसमें डायमेंशंस ऐड हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने आधार बिल पास किया। आधार बिल पिछले साल सरकार ने पास किया था, आपको याद होगा, कि जिसमें आधार को स्टैच्यूटरी एक्ट दे दिया गया था, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी किस प्रकार से सरकार आधार डेटा को यूज कर सकती है, आधार बिल के यूजिंग जनता से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने उस आधार बिल को पास किया मनी बिल बना के। समझ गए? ये पॉइंट है सबसे मेन। तो अब अपोजिशन वाले कहते हैं कि वो मनी बिल बना के आप कैसे पास कर सकते हो? सरकार ने क्या सोचा पता है? सरकार ने सोचा कि देखिए हमारे पास मेजोरिटी तो है नहीं राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में आधार बिल जाएगा तो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और सरकार कहती है कि अभी हमें इस बिल को पास करवाने की अर्जेंट जरूरत है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो आधार से लिंक करनी है, इसलिए आधार बिल को पास करवाना जरूरी है। तो सरकार ने एक खेल खेला। वो तो देखिए अब सच है कि गलत है वो तो जुडिशरी डिसाइड करेगी, और उसमें भी पेंच है, जुडिशरी डिसाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने
इस बिल को मनी बिल बनवा के पास करवा दिया। अब मनी बिल में राज्यसभा का तो कोई रोल रह ही नहीं गया और वहां पर सरकार की मेजोरिटी नहीं थी, तो ओपोजिशन वाले अब चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कैसे पास करवा सकते हो, ये मनी बिल बनता ही नहीं है। मनी बिल तो सिर्फ उन चीज़ों में बनता है जो ये सारे पॉइंट्स हैं A to G, इसमें तो आप कोई पैसा ही नहीं निकलवा रहे हो, तो आधार बिल में कोई पैसा तो आप निकलवा नहीं रहे हो। तो इस बात पे जो अटॉर्नी जनरल है वो कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हम पैसा नहीं निकलवा रहे हैं आधार बिल में, लेकिन आधार को यूज तो करेंगे ना पैसा देने के लिए, तो इसलिए आधार बिल मनी बिल है। समझ गए? अब दूसरी बात पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे। अब ये केस जुडिशरी में गया, जज के पास में, लेकिन एक बात आपने लक्ष्मीकांत में जरूर पढ़ी होगी कि जो पार्लियामेंट के अंदर की जो चीजें होती हैं, यानी कौन सा बिल कैसे है, और ये यानी सबसे पहले तो यही देख लीजिए कौन सा बिल मनी बिल है क्या नहीं है, वो तो सिर्फ स्पीकर डिसाइड कर सकता है। जुडिशरी की तो कोई चलती ही नहीं, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारे पार्लियामेंट के अंदर में जो कुछ होता है इससे बिल से रिलेटेड चीजों पर। तो जुडिशरी कैसे इंटरफेयर कर सकती है, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। मुकुल रोहतगी कहते हैं कि देखिए कि आपका जो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि देखिए हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं ब्लू इज ब्लू, मतलब आपके जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि ब्लू ग्रीन, तो हम इसे नहीं मानेंगे, ये हमारा काम है ब्लू इज ब्लू बताना। यानी सिंपल मतलब वो कह रहे हैं कि जो कुछ गलत होगा तो हमारा काम है इसे बताना। तो ये पूरा मामला है। एक डेंजर ऐसा है कि सरकार की जब भी सरकार की राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होगी तो सरकार उस बिल को मनी बिल बना के पास कर देगी। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, डेंजर्स हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो अपोजिशन वाले कहते हैं आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन है। जो मुकुल रोहतगी हैं, जो अटॉर्नी जनरल, वो कहते हैं कि देखिए हर कोई आजकल आर्टिकल नंबर 21 लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। कहाँ से रिलेटेड आ गया आर्टिकल नंबर 21? तो कई सारी डायमेंशंस इस आर्टिकल में इंक्लूडेड हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से एक दो बार दोबारा से देखना, और प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और आर्टिकल है आगे। अनिल अंबानी की जो कंपनी है, अनिल अंबानी आपको पता है रिलायंस वाले ये हैं, मुकेश अंबानी के भाई। इनके देखिए इनकी ना इन्होंने अपनी एक डिफेंस एंटरप्राइजेज भी बनाई हुई है जिसका नाम है रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग। अब इन्होंने क्या किया, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूएस के वेसल्स के, यूएस की नेवी से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसका नाम है मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट, MSRA। तो ये लिमोआ का फॉलो अप है, ऐसा कहा जा रहा है। लिमोआ में क्या है, लिमोआ में हम एक दूसरे के पोर्ट्स को या फिर कोई भी जो मिलिट्री लोकेशन है उनको यूज़ करेंगे, ऐसा हमने यूएस के साथ में एग्रीमेंट साइन किया था। वो सिर्फ पीस पर्पजेज के लिए करेंगे, ऐसा नहीं लड़ाई के लिए करेंगे, ऐसा लिमोआ एग्रीमेंट में था। अब उसका फॉलो अप ये है कि जो हमने MSRA एग्रीमेंट, हमने नहीं मतलब रिलायंस की कंपनी ने किया, लेकिन गवर्नमेंट ही तो करवाती है ना इस तरह के आर्ग्यूमेंट, गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी जो पहली बार कोई भी हमारी या तो सरकारी या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेज होगी जिसने यूएस की नेवी के साथ में इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट है क्या, MSA एग्रीमेंट में ये है कि जो यूएस के वेसल्स हैं जो कि इंडियन ओशन के अंदर में एक तरह से वो पेट्रोलिंग करते हैं, अरे सिंपल भाषा में कहो तो चौकीदारी करते हैं इंडियन ओशन में, ये यूएस के जो शिप्स हैं। अब उनके यूएस के जो वेसल्स हैं उनका रिपेयर करेगी जो ये रिलायंस की अनिल अंबानी की कंपनी है। पहले ये रिपेयरिंग के लिए जाते थे सिंगापुर या जापान में, अब ये हमारी जो अनिल अंबानी कंपनी है वो इनकी रिपेयरिंग करेगी। तो याद रखिएगा MSRA एग्रीमेंट। अब आगे जो ये आर्टिकल है ये मणिपुर टाक से रिलेटेड है। देखिए मणिपुर में आपको पता है कि पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे ब्लॉकेड लगा हुआ है। 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे, तमिलनाडु में क्राइसिस चल रहे हैं वो याद आ रहा है। मणिपुर की गवर्नमेंट ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे, नागा ने उनका विरोध किया था, तो अब वहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, जरूरी वस्तुएं वहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। तो एक बातचीत हुई थी 3 फरवरी को वहाँ पे, और 3 फरवरी को बातचीत हुई थी और काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी। हमने डिस्कस भी किया था कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और ऐसा सामने आने वाला था कि वो ब्लॉकेड खुलने वाला है, लेकिन अब दोबारा से वो नहीं सिरे चढ़ पाई वो बातचीत जो थी। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से सीरियस ही नहीं है कि इस ब्लॉकेड को खुलवाया जाए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरोप लगाया कि देखिए नागा के जो एक लीडर थे उनकी एक काफ़ी अहम भूमिका थी इस बातचीत में, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बातचीत करवाई थी न्यू दिल्ली में, तो उस लीडर को एक जेल से, अभी वो जेल में है वो लीडर, वहाँ उनको जेल से लाया गया वहाँ पे बातचीत के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम तैयार हैं ब्लॉकेड को खोलने के लिए, हम बस एक फाइनल हमें 7 फरवरी को हमारी मीटिंग होगी। लेकिन उस 7 फरवरी की मीटिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें जेल से जाने ही नहीं दिया। तो साफ साफ इसका मतलब यही है कि सीरियस है ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट इस ब्लॉकेड को खुलवाने के लिए। सारी मतलब इलेक्शन की राजनीति है, 4 या 8 मार्च को इलेक्शन है। अब कहते हैं कि जो अगली जो बातचीत होगी वो इलेक्शंस के बाद ही होगी। अब आगे देखिए जो गाजा से रिलेटेड ये न्यूज़ है,
तो इसको तो हम मैप में कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये पैलेस्टीन और इजराइल से रिलेटेड एरिया है। ये जो एरिया है मेडिटेरियन सी से रिलेटेड, ये है गाजा पट्टी। ये भी पैलेस्टीन के पास में है, और ये ब्राउन कलर का जो एरिया है ये भी पैलेस्टीन के पास में है। तो दो एरिया पैलेस्टीन के पास में है। वेस्ट के एरिया को कहते हैं गाजा पट्टी, और ईस्ट के एरिया को कहते हैं वेस्ट बैंक। समझ गए? अब जो यहाँ पे पैलेस्टीन का जो ये कंट्रोल्ड है तो पैलेस्टीनी ये, लेकिन ये कंट्रोल्ड है अंडर हमास। हमास जिसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ये मिलिटेंटली यानी हथियारों की सहायता से पूरे रीजन को मुक्ति करवाना चाहती है इजराइल से, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा, ये जो रीजन है पैलेस्टीन का जिसको कंट्रोल करती है फतेह, ये भी पैलेस्टीन का पार्ट है। ये फतेह ये थोड़ा मॉडरेट है। अब हमास और ये फतेह इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि हमास कौन से रीजन में है, फतेह कौन से रीजन में है। तो दोनों पैलेस्टीन के ही मतलब मुक्ति करवाना चाहते हैं इस पूरे रीजन को। लेकिन हमास जो है वो गाजा पट्टी को कंट्रोल करता है। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हथियारों की सहायता से। और जो फतेह जो है ये मॉडरेट थोड़ा है। और यहाँ के लीडर आपने सुना होगा, यासिर अराफात का नाम तो आपने पक्का सुना होगा। यासिर अराफात जो थे ये फतेह के लीडर थे। ठीक है, तो बस ये नाम याद रखिएगा। अब ये न्यूज़ किस लिए? न्यूज़ इसलिए कि गाजा पट्टी में नए लीडर की नियुक्ति हुई है। वो लीडर थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ज़्यादा मिलिटेंट है, इजराइल के पंजे थे, छुड़वाया गया था। वो सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी नाम पूछेगी। अगली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री बिल से रिलेटेड है। देखिए, मैं आपको अभी का फिलहाल का कंटेक्स्ट बताता हूँ। फैक्ट्री बिल में अभी 10 वर्कर से नीचे अगर देखिए पावर है यानी बिजली है जिस फैक्ट्री को, और उस फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वो फैक्ट्री बिल के अंडर में वो सारे लेबर्स को रेगुलेट किया जाता है। और अगर बिजली नहीं है तो यहाँ पे देखिए, और 20 वर्कर काम कर रहे हैं तो भी वो, यानी 10 प्लस में 20 का कॉम्बिनेशन है। अगर बिजली है तो 10 से ऊपर जो भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे फैक्ट्री बिल से रेगुलेट होती है वो फैक्ट्री। अगर बिजली नहीं है, 20 आदमी काम कर रहे हैं तो भी वो फैक्ट्री बिल से रेगुलेट होती है। देखिए, अब होता क्या है, फैक्ट्री बिल से जो रेगुलेट होती है ना चीज़ें, काफ़ी रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और काफ़ी एक तरह से गवर्नमेंट रोकती है उस बिल के अनुसार में कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं लेबर्स के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉज हैं फैक्ट्री बिल के अंदर में। तो कई बार क्या होता है, इससे बिजनेस नहीं आता। समझ गए? तो बिजनेस मैन जो कहते हैं कि देखिए आपने इतने कॉम्प्लेक्स लॉज बना रखे हैं, इससे तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, आसानी से बिजनेस नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि इसको बढ़ा दी जाए, यानी जो स्मॉल फैक्ट्रीज हैं वो आसानी से ट्रेड कर सकें। इसलिए 10-20 की बजाय 20-40 कर दो इसको, यानी बिजली वाले 20 और बिना बिजली वाले 40 वो आएंगे फैक्ट्री बिल के अंडर में, ताकि छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वो फैक्ट्री बिल के अंडर में ना आए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। लेकिन इसका ट्रेड यूनियंस ने विरोध किया। ट्रेड यूनियंस ने कहा कि देखिए नहीं, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे कभी भी, और ये फैक्ट्री बिल के अंदर ही आनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री बिल के अंदर में उनको काफ़ी प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या करने जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लेबर का जो ये सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो आता है तो इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को कहती है कि आप डील कीजिए, आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो इनको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं फैक्ट्री बिल को, क्योंकि स्टेट भी तो चाहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, जो कि बिजनेसमैन भी चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा खेल है। पहले एक बिल आया था जिसमें इस प्रकार का प्रावधान था 20-40, उसके बाद में एक और भी बिल लाए जिसमें ये था कि 20-40 का खत्म कर दो, एक यूनिफॉर्म लिमिट लेके आओ, थ्रेशोल्ड लिमिट 40, यानी 40 से नीचे फैक्ट्री है वो फैक्ट्री बिल के अंदर में नहीं आएगी, और 40 से ऊपर है वो फैक्ट्री बिल के अंदर में आएगी। और 40 से नीचे वालों के लिए गवर्नमेंट एक और बिल लेकर आ रही थी, स्मॉल फैक्ट्रीज बिल, जो कि नहीं लाए। तो ये देखिए, ये इससे रिलेटेड पूरी न्यूज़ थी, लेबर लॉ से रिलेटेड। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ तो देखिए कंबाला की तरफ है। कंबाला है क्या? कामला। ये देखिए, ये जल्लीकाट्टू की तरह ही एक रेस है, ये भैंस की रेस होती है, और कर्नाटका में इसे खेला जाता है। दक्षिण कन्नड़ा एक जगह जिला है कर्नाटका में, वहाँ इसे एक स्पोर्ट्स की तरह खेला जाता है। तो इसको असेंबली ने पास कर दिया। इस पर भी वहाँ की कोर्ट ने रोक लगाया हुआ था पेटा की शिकायत पे। पेटा एक जो एनिमल एनजीओ है, और जल्लीकाट्टू के खिलाफ में जिसने विरोध किया था, इसी ने कंबाला के खिलाफ में विरोध किया था, कामला के खिलाफ में। और अभी इसे, जैसे तमिलनाडु ने जल्लीकाट्टू के एग्जाम्पशन के लिए कानून बना दिया, तो कर्नाटक की असेंबली ने भी इसके एग्जाम्पशन के लिए कानून बना दिया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग आ सकता है। जल्लीकाट्टू को वहाँ पे यूपीएससी मैच करवा देते थे, जल्लीकाट्टू तमिलनाडु, कंबाला कामला कर्नाटका, इस तरह से वो मैच करवा सकते हैं यूपीएससी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिजनेस पेज पे है।
तो बिजनेस स्पेसिफिक तो थोड़ी सी न्यूज़ है, हम मेंस वगैरह के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। एक सर्वे वगैरह करवाया था इन्होंने, कहा था कि जो ऑनलाइन कंपनीज होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, सोपक्लू, स्नैपडील, ये कंपनी क्या करती हैं, ये काफ़ी सेल दिखाती हैं, काफ़ी डिस्काउंट दिखाती हैं, लेकिन क्या चालाकी करती हैं कि जो एमआरपी प्राइस होता है, मान लीजिए कोई चीज़ है एक्चुअल में, मान लीजिए रिबोक या एडिडास की कोई चीज़ है, 100 रुपये की वो है, एमआरपी उसका प्राइस है, लेकिन ये ऑनलाइन कंपनीज जो है ना, ये ई कॉमर्स वाली, ये उसका क्या करेंगे, जो रेट है एमआरपी उसको काफ़ी इन्फ्लेट कर देते हैं, 200 कर देते हैं। तो उस पर देखिए अब ये डिस्काउंट करेंगे 60%, समझ गए। अब 60% डिस्काउंट 200 पे करोगे तो कितना होएगा, पता नहीं, हिसाब किताब लगा देना। देखिए अब क्या है, अब कहने का मतलब ये है कि जितना इन्फ्लेट करके बताते हैं तो इनको ज़्यादा डिस्काउंट कर सकते हैं। एमआरपी को अगर आपने पहले से बढ़ा के दे दिया तो ज़्यादा डिस्काउंट आप दे सकते हो, तो कस्टमर्स हैं वो ललचा जाते हैं कि वो ज़्यादा डिस्काउंट वाली चीज़ें हैं, वो सोचते हैं कि 80% डिस्काउंट मिल रहा है, 60% डिस्काउंट मिल रहा है, ये नहीं पता कि उन्होंने एमआरपी तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इस चीज़ पे लगाम लगाई जानी चाहिए, उससे रिलेटेड ये है। कैसे लगाई जाए, लगाई ऐसे जाए कि जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो प्रॉपर प्रोडक्ट की पिक्चर दिखाएं कि एक्चुअल एमआरपी उस पर है कितना, ताकि कस्टमर्स हैं वो झांसे में ना आए। तो ये तो माल प्रैक्टिसेस हैं, वो ना फॉलो करें, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगले आर्टिकल में CS कर्णन, ये हमारे जज हैं वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट में। तो इन पे हमने इनको डिस्कस किया था कि इन्होंने काफ़ी डिसरिस्पेक्ट के आरोप इन पे लगे थे, जुडिशरी, हायर जुडिशरी को इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, अपनी ही ट्रांसफ़र पे इन्होंने रोक लगा दी थी। तो 7 जजों की बेंच ने इन पर कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था और इनको कहा था कि आप मंडे को आइए और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहिए, जवाब दीजिए। ये नहीं आए, इन्होंने फिर से डिसरिस्पेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच डिसीजन लेने वाली थी कि इन पे बेलेबल एक्शन लिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा संयम बरता और कहा कि एक मौका और देते हैं इनको, CS कर्णन को। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जजेस हैं वो अनअकाउंटेबल हैं, उन पे एक्शन जो लिया जाता है काफ़ी, एक तरह से आपको पता है कि कितना मुश्किल है इनके खिलाफ में एक्शन लेना, इम्पीचमेंट इनकी होती है। तो इसलिए ये काफ़ी एक तरह से विम्स एंड फैंसीज पे कई बार काम करते हैं। तो जुडिशरी अपने जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केस हैं। अगली PIB की न्यूज़ क्या है, इंडियन सीड कांग्रेस, कोलकाता में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन सीड कांग्रेस को। थीम है इसकी सीड ऑफ जॉय। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, सीड ऑफ जॉय थीम है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है कोलकाता में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 तक हमारा टारगेट है कि हम अपने फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना चाहते हैं, फार्मर्स की इनकम को डबल हम करना चाहते हैं 2022 तक। और अगली PIB की न्यूज़ है, ये रिलेटेड है सार्टक से रिलेटेड। सार्टक है क्या, ये देखिए, ये है साउथ एशियन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर। देखिए ये IMF और इंडिया के बीच में एक तरह से इस पूरे रीजन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और टेक्नोलॉजी यानी ट्रेनिंग देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये पूरा इनिशिएटिव है। तो ये है साउथ एशियन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर। हाँ, इसमें काफ़ी सारे देश आएंगे हमारे आसपास के, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये सब देश, इनको IMF ट्रेनिंग देगा। इसका सेक्रेटरीट यानी सेंटर इस्टाब्लिश होने जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर में। तो पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, सार्टक है क्या। अभी देखने में आसान लग रहा है, बाद में पेपर में सिर्फ इतना आएगा, सार्टक है क्या। तो क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे, क्या ये वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड है? नहीं जी, वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड नहीं है। उस टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा IMF द्वारा सपोर्टेड है ये। इस छोटे छोटे फैक्ट्स ही आते हैं प्रीलिम में और UPSC में फंसा लेती है अपने को। अब एक और जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑपरेशन क्लीन मनी। ऑपरेशन क्लीन मनी देखिए, जो हमारी नोटबंदी के दौरान में जो विंडो थी उसके दौरान में काफ़ी लोगों ने पैसा जमा कराया। अब इनकम टैक्स ने उस पैसे का हिसाब किताब मांगना स्टार्ट किया जनता से और नोटिस जारी करने स्टार्ट किए कि आप हिसाब दीजिए किस प्रकार से आपने जो मनी डिपॉजिट करी है वो कहाँ से आई। तो इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन क्लीन मनी। तो ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जनता द्वारा आ रहा है ऑपरेशन क्लीन मनी का। चलिए आज की न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। तो आज की न्यूज़ नहीं, आज की स्कीम हम डिस्कस करते हैं। न्यूज़ तो कर ही रहे हैं। आज की स्कीम है, देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे चलाया? मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। देखिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट करता है, ना सिर्फ हमारे देश के बॉर्डर के एरियाज़ को ये कनेक्ट करता है, उसके अलावा ये और भी जैसे कोस्टल एरियाज़, पोर्ट्स, रिलीजियस एंड टूरिस्ट। रिलीजियस में क्या आता है, आपको याद होगा हमने कल परसों डिस्कस किया था कि चार धाम को आपस में कनेक्ट करता है, वो भी भारतमाला के अंदर में आता है। 4 धाम कौन कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये छोटे 4 धाम हैं,
और बड़े 4 धाम कौन से हैं? द्वारका, रामेश्वरम, पुरी और केदारनाथ, ये 4 धाम थे, वो बड़े धाम थे। छोटे 4 धाम, बड़े धार धाम, कुछ भी पूछ सकते हैं, याद कर लो सब कुछ। तो देखिए ये पूरा रिलेटेड न्यूज़ है कि इनको आपस में जोड़ेगी, और मिनिस्ट्री कौन सी है वो भी है। तो यूपीएससी किस प्रकार से पूछ सकते हैं? यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है, ओनली इट कनेक्ट्स द बॉर्डर रोड्स ओनली। नहीं जी, ओनली नहीं है, बहुत कुछ आता है इसमें। तो चलिए आज की इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं। आज की जो इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था 2015 की पेरिस की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी दौरान इसे बनाया गया था। बाद में इसका रियल में उद्घाटन किया जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोसिस हमारे देश की विजिट पर आए थे, तब नरेंद्र मोदी और इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। गुड़गांव के अंदर में इसका सेक्रेटरीट है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, यानी यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर है, मान लीजिए 23.5 होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे 23.5 होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी देश आते हैं वो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है। ऑलमोस्ट 121 देश इसमें आते हैं, और ये सारे जो देश हैं ज़्यादातर एशिया के, अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के हैं, क्योंकि यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका वो तो थोड़ा ऊपर आते हैं 23.5 से। तो यहाँ पे देखिए सूर्य की किरणें हैं, काफ़ी यूटिलाइज और हार्नेस उनको किया जा सकता है। और 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। कौन कौन से? डिमांड ड्रिवन, यानी डिमांड क्रिएट करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे सोलर टेक्नोलॉजीज, यानी टेक्नोलॉजी को लेकर एक तरह से कोऑपरेट करेंगे, और बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पे ध्यान देंगे। तो इंटरनेशनल जो इंडिया और फ्रांस है, 1 ट्रिलियन पोटेंशियल सोलर प्रोग्राम, यानी इसमें 1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूट किया। हमारे इंडिया ने 30 मिलियन का कुछ सेक्रेटरीट के लिए भी पैसे दिए थे, आपको याद होगा। तो उसके बाद में देखिए बात यही है, कुछ मतलब करेंगे क्या मिलके? तो यही करेंगे देखिए कि यूएन द्वारा सपोर्टेड है, ये याद रखिएगा। मिलके ये करेंगे कि जब इकट्ठे होंगे ये सारे देश, तो सोलर टेक्नोलॉजी को पूछेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे कि कैसे सोलर टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है, या फिर कैसे सस्ता बनाया जा सकता है। रिसर्च पे बात होगी कि कैसे इस पे और रिसर्च, मार्केट कहाँ कहाँ है, तो इन सब चीज़ों में कोऑपरेट करेंगे। अब चलिए चलते हैं आज के हमारे आर्टिकल की तरफ में। आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 देखिए, कहने को तो सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन इस पे आप काफ़ी सारी बुक्स लिख सकते हो। अपने आप में काफ़ी कुछ समेटे हुए हैं ये आर्टिकल। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहले तो यही आपके मन में आया होगा कि ये आखिरकार प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता क्या है, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन सबको हम डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, पहली बात तो ये आर्टिकल कहता क्या है? आर्टिकल ये कहता है कि देखिए, कानून के हिसाब से ही, यानी प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से कि आप क्राइम करते हो, पुलिस आपको पकड़ती है और आपका केस चलता है आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, आईपीसी धाराओं के हिसाब से। बाद में जुडिशरी, आपका जो मुकदमा जाता है जुडिशरी में, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस पूरा प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे तभी आपकी कोई जो है इंडिपेंडेंस ले सकता है, यानी जेल में आपको डाल सकता है। बस इसके अलावा कोई भी आपको, ऐसे नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट बिना इसके प्रोसीजर के आपको जेल में डाल दे। तो अगर हम कहें कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ देखिए ये होता है कि कुछ भी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा गया है तो जज सिर्फ ये देखेंगे, जुडिशरी सिर्फ ये देखेगी कि जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर कानून के हिसाब से, संविधान के अनुसार पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है तो जुडिशरी उस पर कुछ नहीं बोलेगी। वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, बाकी वो काम गलत हो या सही हो, जुडिशरी को कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट अमेरिका में ज़्यादा फेमस है, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने यूके से लिया था। हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा ही है, आपने देखा होगा आपने आर्टिकल नंबर 21 में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये है कि जुडिशरी ना सिर्फ प्रोसीजर देखेगा, बल्कि जो है जुडिशरी ये भी देखेगा कि ये बात गलत है या सही है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है, अगर हमारे देश में सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होता तो जुडिशरी कुछ ना करती। जुडी सिर्फ ये देखती भाई, हाँ भाई प्रोसीजर के हिसाब से 2 हाउस में गया था बिल, सब कुछ ठीक हिसाब है, कानून के हिसाब से जो है ठीक है, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन नहीं, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी ये भी देखेगी कि प्रोसीजर तो है ही है, कि कानून है कैसा, अच्छा कानून है, खराब कानून है, उसका एसेंस क्या है, उसके अंदर में क्या है, क्या वो हम दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो नहीं ले रहा है, यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं है जो आर्टिकल नंबर 13 में हमने पढ़ा था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ का उल्लंघन तो नहीं है।
जैसे और भी देखिए यहाँ पे काफ़ी, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप इतना याद रखिए, ना सिर्फ तरीका देखते हैं बल्कि कानून के अंदर में है क्या, वो कानून सही है, गलत है, क्या जनता के हित में है, क्या जनता के हित में नहीं है, वो सब कुछ भी देखते हैं। हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू में नहीं था, बाद में जुडिशरी ने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया 1978 के आसपास से। मेनका गांधी का एक केस था, उसके आसपास से इन्होंने असर्ट करना स्टार्ट किया। तो अब देखिए, अब यह है कि कोई भी किसी को लाइफ से वंचित नहीं कर सकता, लेकिन जो लाइफ का मीनिंग है ना, लाइफ का मीनिंग सिर्फ जान तक रिलेटेड नहीं है, मतलब जान नहीं, लाइफ, लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया है जुडिशरी ने। लाइफ के अंदर सब कुछ आ जाता है, लाइफ के अंदर में डिग्निफाइड लाइफ यहाँ पे मीनिंग है। लाइफ के अंदर ये भी आ जाता है कि राइट टू प्राइवेसी, यानी डिग्निफाइड में ये भी आ सकता है, कोई किसी को एकांत में कन्फाइन नहीं कर सकता, हाथ नहीं बांध सकता, और ये जब पकड़ते हैं ना पुलिस वाले, हाथ नहीं बांध सकते, और डिलेड एग्जीक्यूशन, शेल्टर, ये सारी चीज़ें लाइफ के अंदर में आती है। कहने का मतलब ये है कि साफ साफ जो लाइफ है आर्टिकल नंबर 21 में, उस लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। अब देखिए, जो राइट टू लाइफ है ना, बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे केस इससे रिलेटेड है। मेनका गांधी का केस है 1978 का, इसमें मेनका गांधी विदेश जा रही थी, तो उन्हें विदेश जाने से रोका गया था। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आप विदेश जाने से रोक नहीं सकते, उनका अधिकार है, वो राइट टू लाइफ के अंदर में आता है। तो ये है राइट टू गो अब्रोड। और भी काफ़ी सारे केसेस आए। बंधुआ मजदूर का एक केस सामने आया था, वो एशियाड गेम्स थे 1982 के आसपास की बात है। उसमें क्या थे, वो जो वर्कर वहाँ पे एंगेज थे ना, उनको वेजेस नहीं मिल पा रहे थे। तो सरकार ने कहा, जो जुडिशरी ने कहा कि देखिए ये तो राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, समझ गए। तो ये जो लॉ है, जो एक कानून है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21 का, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है। तो ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। और भी कभी मेंस की डिस्कशन में, प्री की डिस्कशन में आएगा आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड, तो हम बार बार इसे डिस्कस करते रहेंगे। अभी फिलहाल के आप इतना याद रखिए। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।